शिवाय। अक्सर आप लोगों ने ज्योतिषी के मुंह से ये अवश्य सुना होगा, जब वो किसी की कुंडली देखते हैं या आप ही अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाने के लिए जाते हैं, तो अक्सर वो इस बात का जिक्र जरूर करते हैं, आपका ग्रह जी नीच राशि में बैठा हुआ है, आपका ग्रह अशुभ है, आपका ग्रह कमज़ोर है, आपका ग्रह खराब है, इसी कारण आपको इसके शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो ये जो 4-5 बातें जब आपको किसी भी ज्योतिषी के द्वारा बताई जाती है, इसका अर्थ आखिर होता क्या है? तो आखिर नीच ग्रह का मतलब क्या होता है, अशुभ ग्रह का मतलब, कमज़ोर ग्रह का मतलब और ख़राब ग्रह का मतलब क्या है? देखा जाए तो सुनने में सारी चीज़ें एक जैसी ही लगती हैं, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब भी आप ग्रहों की दुर्बलता को देखते हैं, दुर्बलता अर्थात जब ग्रहों की कमजोरी को जब भी देखा जाता है, तो उसको 4 भागों में बांटा जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार बात बोली गई है कि जब भी कोई ग्रह नीच राशि में होता है, इसका अर्थ यह है कि वह सबसे कमज़ोर स्थिति में होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अब आपको देती हूँ। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर है और उसके यहाँ पर जो है कोई बच्चा इत्यादि उसका है। जब तक वो अपने पिता के घर में रहेगा, तब तक तो बच्चा जो है एकदम ठीक ठाक रहेगा, उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। मान लीजिए किसी ने उस बच्चे को ही उठा लिया वहाँ से और दूसरी जगह चला गया लेके, तब क्या होगा? अब वो बच्चा जो है उस आदमी के ऊपर आश्रित हो जाएगा, क्योंकि अभी तक उस बच्चे में उतनी पावर नहीं है, वह अपने किसी दुश्मन के यहाँ चला गया है। तो यहाँ पर जो राशि यानी किसी भी ग्रह की जो नीच राशि का अर्थ यही होता है कि उसके पास किसी भी प्रकार की शक्ति या पावर होती ही नहीं है। वह उस जिसके भी घर में जाता है उसी के अधीन हो जाता है। तो वो चाहते हुए भी अपना बल या शक्ति का प्रयोग या अपना जो भी वो कारक, जिस भाव का कारक होता है, जो फल उसको देने होते हैं ग्रह को, वो दे ही नहीं पाता है, क्योंकि इस वक्त वह एकदम शक्तिहीन हो चुका होता है। तो यह होता है नीच ग्रहों का, यहाँ पर देखा जाए तो शक्ति कम हो जाती है। जब भी किसी भी ग्रह की शक्ति और पावर कम हो जाती है तो वह शुभ फल चाहते हुए भी नहीं दे सकता है, बल्कि उस भाव से जुड़े हुए नकारात्मक प्रभाव को वो बढ़ाने लगता है। अभी मान लीजिए कहते हैं संगत का असर होना शुरू हो जाता है। अब वो नीच राशि में चला गया है तो उस भाव की जो भी उसकी जो संगत होगी, वहाँ के जो भी बुरे प्रभाव वो दे सकता है उसको वो बढ़ाने लगता है। तो यहाँ पर इसका प्रभाव में जो है उल्टा परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और वह उस शक्ति का जो है आप कह सकते हैं कि एक तरह से दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि सूर्य जो है तुला राशि में जो है वह नीच के हो जाते हैं, और फिर चंद्रमा को देखेंगे तो वृश्चिक राशि में वह नीच के हो जाते हैं, और अगर आप जो है मंगल को देखेंगे तो वो कर्क राशि में आके नीच के हो जाते हैं। तो इन चीज़ों की परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए कि जब वह इस भाव में या इस राशि में, जब तुला राशि में चले जाएंगे, तो तुला राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र होते हैं। और जो सूर्य है, बेशक वो राजा है, लेकिन वो दैत्यों के गुरु के पास वो जब चले जाते हैं तो सूर्य राजा होने के बावजूद भी, क्योंकि इस वक्त वो राक्षसों के गुरु के घर में आ चुके हैं, तो वहाँ पर वह अपनी शक्ति का उतना अच्छा पॉजिटिव जो है प्रभाव नहीं देंगे, वहाँ पर नेगेटिव प्रभाव देना जातक को शुरू कर देते हैं। दूसरा बोला जाता है, जैसे मैं कहती हूँ अशुभ ग्रह, तो शास्त्रों में अशुभ ग्रह के लिए भी बताया गया है। अशुभ ग्रह क्या होते हैं? अशुभ ग्रह का अर्थ होता है कि जब भी कोई ग्रह अपनी अनुकूल स्थिति के विपरीत अगर वो फल देना शुरू कर देता है तो उसको हम अशुभ ग्रह की संज्ञा देते हैं। उस समय होता क्या है, जब ग्रह किसी भी अशुभ स्थिति में बैठा होता है तो वहाँ पर उसकी शक्ति तो क्षीण अर्थात कम तो हो ही जाती है, परंतु वहाँ पर जिस भाव में, जिस घर में आके वो बैठा है, कोशिश ये करता है कि उस भाव के वो मिले जुले प्रभाव देने की कोशिश करता है। वो अपना भी प्रभाव देगा, लेकिन उस भाव से संबंधित कुछ बुरा प्रभाव भी देगा। मान लीजिए कोई ग्रह जो है, अभी छठा भाव जो हो गया, 8वां भाव हो गया, 12वां भाव हो गया, इसको उपचय भाव कहा जाता है। अगर कोई ग्रह इस भाव में आ जाता है, मान लीजिए अभी ये भाव है, अब यहाँ पे जो है देखेंगे आप तो ये शुक्र ही कोई लेके चलते हैं, तो शुक्र जो है
यहाँ पर नीच के हो गए हैं कन्या राशि में आकर के। तो शुक्र किस चीज़ का कारक है? शुक्र आपकी लग्जरी का कारक है, आपके धन दौलत का कारक है, शुक्र से आपका विवाह का है। स्त्रियों के लिए शुक्र अगर देखेंगे तो ऐशो आराम की लाइफ देखी जाती है। पुरुषों के लिए अगर शुक्र का प्रभाव देखेंगे तो वहाँ पे उनके लिए एक अच्छी वाइफ के बारे में शुक्र के द्वारा देखा जा सकता है। तो एक अच्छी लाइफ देना, एक लग्जरी लाइफ देना, प्रेम मोहब्बत ये सब चीज़ें देना जो है ये शुक्र का काम होता है। तो शुक्र यहाँ पर बैठ करके, ये कौन सा भाव है? उच्च भाव है। तो रोग रिपु ऋण, 3 चीज़ों को यहाँ से देख सकते हैं हम। तो इस भाव से जब शुक्र यहाँ पर आकर के बैठ गया है तो क्या करेगा? वो उनके प्रभावों को और ज़्यादा बढ़ा देगा। अगर यहाँ पर शुक्र नीच का होके बैठ गया है तो जो रोग होगी तो रोग की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो रोग होंगे तो शुक्र से संबंधित जो भी रोग होते हैं वह उस जातक को लगना शुरू हो जाएंगे। अभी मान लीजिए किसी को जो है ऋण की प्रॉब्लम है, शुक्र धन का मालिक होता है, लेकिन यहाँ पर नीच होने के कारण ऐसा आदमी कर्जों में फंसता जाएगा। क्यों? शुक्र यहाँ पे अपना प्रभाव क्या दिखा रहे हैं कि मैं एक ऐशो आराम की लग्जरी ज़िंदगी देने वाला हूँ। अब उस जातक के मन में जो विचार आएंगे कि वो सबको दिखावे करने के लिए पैसे कर्जे पे लेना शुरू करेगा। तो एक लग्जरी घर भी ले लेगा, गाड़ी भी ले लेगा, बंगला ले लेगा और पार्टी ऐशो आराम करना शुरू करेगा। दुनिया की नज़र में तो वो बहुत अमीर है, करोड़पति है। आपने ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े केस भी होते हुए देखे होंगे कि सबको लगता था कि भैया इनके पास तो जैसे खजाना है कहीं, लेकिन असलियत उनकी कुछ और ही होती है। जब बाद में पता चलता है कि ये आदमी सिर्फ एक दिखावे की ज़िंदगी जी रहा है, ये तो कर्जों से ही भरा हुआ है। तो यहाँ पर उस आदमी ने शान और शौकत की वजह से कर्जा लिया और वो कर्जे के भार में फिर जो है दबना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से वहाँ पर बैठ करके कोई भी जो भी ग्रह आता है 6, 8, 12 में, तो उस भाव में वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। अगर वो अशुभ स्थिति में बैठा हुआ तो अशुभ राशि में, जैसे ये नीच के होकर के शुक्र यहाँ बैठे हैं। तो तीसरा फिर पॉइंट आता है जिसको कहते हैं कमज़ोर राशि। अब कमज़ोर राशि का अर्थ क्या होता है? अगर आप ये सारे के सारे भाव देख रहे हैं, इसमें से जो बीच के जो भाव हैं इनको हम केंद्र कहते हैं, और जो ये पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, तो यानी इसको लगन कहते हैं, और इन दोनों को त्रिकोण कहते हैं। तो जब कोई भी राशि जो है या तो अपने घर में ना बैठी हो, केंद्र में ना बैठी हो, त्रिकोण में ना बैठी हो, उच्च में ना बैठी हो, तो ये सब तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर इस जगह को छोड़ करके अगर वे दूसरी जगह पर जा कर के बैठ जाती है, तब वहाँ पर जा कर के उसकी शक्ति कम हो जाती है, वो उतना पावरफुल प्रभाव नहीं दे सकती है। लेकिन अगर वह नीच और अशुभ राशि की तुलना अगर उससे की जाए तो उनसे अच्छा प्रभाव देने की वो कोशिश करती है, उनसे कम हानि प्रदान करने की वो कोशिश करती है। अभी जैसे मान लीजिए राहु को लेते हैं, राहु को अगर जो है मंगल की राशि में आकर के राहु अगर यहाँ पर बैठ जाते हैं, तो राहु जो है अगर देखा जाए तो इस वक्त राहु का जो है सैनिकों के अंदर गिना जाता है, और जो मंगल है वह सेनापति है। तो जब सेनापति के घर में कोई चोर या फिर सैनिक, क्योंकि राहु और केतु ये दोनों चोर ही थे, लेकिन अगर आप वैसे ग्रहों के परिस्थिति में देखा जाए तो इनको जो है सैनिक की दृष्टि से देखा जाता है। तो जब किसी सैनिक के घर कोई सैनिक अगर किसी सेनापति के घर में जाएगा तो डेफिनेटली वो वहाँ पर दब के रहेगा, वो अपना जो बुरा प्रभाव है देने की कोशिश चाहते हुए भी वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अभी वो किसी और के अंडर कंट्रोल में है। तो वो जब भी अगर मेष राशि में जाएगा तो वहाँ पर जाकर के जितना वो बुरा प्रभाव दे सकता है अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार, मेष राशि में जाने पर वह उतना अधिक हानिकारक प्रभाव नहीं दे पाएगा। उसी प्रकार से देखा जाए तो बुध जो है वो भी राहु की अपनी राशि मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर भी जाकर के राहु उतना खुश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो राजकुमार हो जाता है, और आप महल में राजकुमार के घर में गए हैं, तब आप राजकुमार के सामने भी अपनी दादागिरी नहीं दिखा सकते हैं।
उसके बाद आ जाता है ग्रह की खराब स्थिति। अब ग्रह की खराब स्थिति क्या होती है कि जब भी कोई ग्रह किसी एक राशि में बैठा हुआ होता है और वो राशि उसके अनुकूल नहीं होती है, यानी या तो वो उसकी शत्रु राशि होती है या वो ऐसी राशि होती है जिसमें तो ना वो न्यूट्रल होकर के रहता है, और इस तरह का जब प्रभाव या फिर वो भाव भी इस प्रकार का हो जाता है कि जहाँ पर वो चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकता है, तो इस तरह के जब खराब राशि में कोई ग्रह आ जाता है तब हम ये कह सकते हैं कि उस ग्रह की जो शक्ति होती है वो कुछ हद तक कम हो जाती है। लेकिन कमज़ोर ग्रह की परिस्थिति में अगर तुलना करते हैं तो खराब राशि की जो स्थिति होती है वो कमज़ोर राशि की स्थिति से ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि यहाँ पर वह कोशिश करती है कि उससे अच्छा प्रतिकूल प्रभाव देने की कोशिश वो करती है। अब एग्जाम्पल जैसे मैं देती हूँ, अब जैसे मान लीजिए शुक्र है, वह अगर देखा जाए तो मीन राशि में जो गुरु की राशि है, यहाँ पर शुक्र उच्च का हो जाता है, यहाँ पर बैठ करके शुक्र बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन यही शुक्र अगर मान लीजिए धनु राशि में यहाँ पर आकर के बैठ जाए तब यह उतना अच्छा फल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु और जो देव गुरु बृहस्पति है वह देवताओं के गुरु है, तो दोनों में जो है एक तरह से दिखाया जाता है कि आपस में दुश्मनी ही रहती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर मुझे एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर ज़रूर दीजिए अगर इसका आंसर आपको पता हो तो, क्योंकि शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों के बीच में दुश्मनी है, उसके बावजूद भी शुक्राचार्य को देवगुरु बृहस्पति की राशि में उच्च की संज्ञा क्यों दी गई या उच्च राशि क्यों प्रदान की गई, इसके बारे में हो सके तो कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। तो ये आ गया खराब राशि की स्थिति कि धनु राशि में यही शुक्र आकर के उतना अच्छा फल चाहते हुए भी नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार से दुर्बलता का प्रभाव जब भी आप किसी भी ग्रह के लिए देखते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है वो कुछ इस प्रकार के प्रभाव डालते हैं। एक तो सबसे पहले वह दूसरे ग्रहों के नियंत्रण में आ जाते हैं, तो वहाँ पर वो कमज़ोर हो जाते हैं और उस भाव की जो भी अच्छे फल होते हैं उनमें वो बाधाएं उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। जिस भी भाव में बैठे हुए होते हैं उस भाव से संबंधी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी इशू होने शुरू हो जाते हैं, धन संबंधी इशू शुरू हो जाते हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम हो जाती है, करियर में ऐसे लोग उन्नति नहीं कर सकते हैं, समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों में नकारात्मकता की भावना अधिक बढ़ जाती है, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, आलस्य, इस सब की भावना इनमें उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोगों का खासकर अगर देखा जाए, अगर ग्रहों की जो स्थितियां मैंने बताई हैं चारों इस प्रकार की होती हैं तो मानसिक और भावनात्मक परिस्थितियों में इनको बहुत अधिक कठिनाई होती है, क्योंकि होता है क्या है, ये मानसिक रूप से भी उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, भावनात्मक रूप से भी उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। जब भी आप किसी भी ग्रह के बारे में जब भी आप जांच करते हैं, चेक करते हैं, तो उनकी दुर्बलता को अवश्य चेक करना चाहिए, इनके पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ इनके ऊपर दृष्टि और युक्ति का भी आपको देखना चाहिए कि अगर किसी भी, मान लीजिए अब शुक्र ग्रह यहाँ पे नीच के होकर के बैठे हैं, लेकिन अगर शुक्र के ऊपर किन्हीं शुभ ग्रहों की, दो ग्रहों की अगर दृष्टि हो जाती है या एक ग्रह की दृष्टि भी हो जाती है, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर दो ग्रहों की दृष्टि होती है तो बहुत ही शुभ है, तब वो उस भाव के अशुभ फलों को वो देना बंद कर देती हैं। अब मान लीजिए गुरु की दृष्टि हो जाती है, चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से अगर यहाँ पे इनको पड़ जाती है तो यहाँ पर वो नीच का फल नहीं देंगे, फिर यहाँ पर वह अच्छा फल, अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देंगे। फिर यहाँ के जो भी कार्य तत्व होंगे, जो भी कारक होंगे, उन कारकों से मिला जुला जो भी प्रभाव होगा वो देना शुरू करेंगे ही करेंगे। और साथ ही साथ जो है, अगर इनके साथ मान लीजिए कोई ग्रह आकर के जो उनका मित्र ग्रह है वो युक्ति करके बैठ जाए, तब भी जब भी दो ग्रह किसी एक भाव में बैठते हैं तब वह मिला जुला प्रभाव देते हैं। एक तो वो अपना प्रभाव देते हैं, दूसरा वो एक दूसरे के प्रभाव को ग्रहण करके उसका भी फल वो जातक को प्रदान करते हैं। तो ये आज मैंने आपको जानकारी दी है कि आखिर कुंडली में नीच, खराब, अशुभ और कमज़ोर ग्रह होने में क्या अंतर होता है और इसके मूल कारण क्या होते हैं। मैंने अपना दूसरे YouTube चैनल में जिज्ञासा ज्ञान की प्यास में ग्रह अगर आपकी कुंडली में नीच स्थिति में आकर के बैठे हुए हैं
मतलब जितने भी 9 के 9 ग्रह हैं ये किसी न किसी भाव में जाके नीच अवश्य होते हैं। तो जब भी कोई ग्रह नीच स्थिति में हो जाता है, अगर आपके पास कुंडली है या कुंडली नहीं भी है, तब भी मैंने कुछ ऐसे लक्षण में बताए गए हैं, वो मैंने उस वीडियो में बताए हैं, जिसके कारण आप ये जान सकते हैं कि अगर आपका ग्रह नीच स्थिति में भी बैठा हुआ है और बिना कुंडली के आप देखना चाहते हैं, तो उन लक्षणों को आप अपने आप से मैच कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ग्रह नीच में है या नहीं है। अगर सचमुच में कुंडली में नीच ग्रह में नीच भाव में आकर के बैठा हुआ, नीच राशि में बैठा हुआ है, तो उससे जुड़े हुए क्या उपाय आप लोगों को करने चाहिए, उसकी जानकारी भी विस्तृत रूप से मैंने उन वीडियो में दी हुई है। अभी वो वीडियोस जो है 3-4 वीडियो बन चुके हैं, कुछ अभी वीडियो बना रही हूँ, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी देखना चाहते हैं वहाँ पे देख सकते हैं। जो वीडियो तैयार है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।